हेलो गाइस। आज हम 10th क्लास का चैप्टर सेकंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसके बारे में समझेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं तो मैं उससे समझाती हूँ आपको। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड क्या होते हैं? जो टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, दैट आर कॉल्ड द एसिड्स। जो एसिड्स हैं वो किस कलर में लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं? ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड्स हमेशा ब्लू से रेड में चेंज होते हैं और ये सोर होते हैं टेस्ट में। सिमिलरली बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल सोप जो हम टच करते हैं स्लिपरी होता है, टेस्ट में बिटर होता है। ये लिटमस पेपर को जो है वो रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में और बेस रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर लाइक लिटमस इज़ द नेचुरल इंडिकेटर। अगर क्वेश्चन आता है what is the natural indicator, give two examples, so you can say that litmus and the turmeric are the two natural indicator to find out the substances are acidic or basic in nature. Okay, so next है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन जो है ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो लैब्स में यूज़ किए जाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले हैं, जैसे कि आपकी वाइट कलर की शर्ट है उस पर अगर कड़ी का स्टेन आ जाता है तो जब हम उसको साबुन के साथ, सोप के साथ, डिटर्जेंट के साथ धोते हैं तो उसका रंग जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि वो जो कलर था कड़ी का तो वो किसके टच में आया? सोप के टच में आया, तो दैट इज़ कॉल्ड द बेसिक इन नेचर। वो किस में? रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद वो फिर से येलो कलर में हो जाएगा अगर हम उसको साफ़ पानी से धोते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। अगर हमारे वाइट कलर के कपड़े के ऊपर कोई भी स्टेन कड़ी का लगता है तो वो कौन से कलर में हम साबुन से धोते हैं तो याद रिमाइंड करना कि वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, बट पानी से फिर से धोने से क्या हो जाता है? वो येलो अगेन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन लाइक लिटमस पेपर बनता कैसे? वैसे तो दिस इज़ द पर्पल डाई, इसका पर्पल कलर का शेड होता है और ये क्या होता है? लिकेन से मिलता है। ये प्लांट है बिलोंगिंग टू द थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन नेचुरल इंडिकेटर। ओके, लिटमस जो लिकेन से बनता है। व्हेन लिटमस सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक और नॉर लिटमस, जब वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है तो वो कोई भी उसमें नहीं आएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो कौन सा कलर जो उसका नेचुरल कलर है वो कौन सा कलर देता है? फिर पर्पल कलर का शेड देता है। सो नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज भी होता है जिसके पत्ते यूज़ किया जाता है एज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक हल्दी होती है। कलर्ड पेटल्स ऑफ द सम फ्लावर सच एज द हाइड्रेंगिया, जो कलरफुल फ्लावर होते हैं। पेटूनिया जो फूलों की रानी फ्लावर है उसको यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर है। आफ्टर दैट जेरेनियम, और पिंक और रेड कलर का इसका शेड देता है विच इज़ इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एसिड एंड बेसिस इन द सोल्यूशन। ओके, तो इससे क्या पता लगता है? अगर वो एसिडिक एसिड के टच में आएगा तो वो डेफिनेटली ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, समथिंग कुछ कलर्स देंगे। और बेसिक जो अगर बेसिक नेचर होगा तो वो क्या कर देगा? रेड से ब्लू में कन्वर्जन कर देगा। दीज आर कॉल्ड एसिड बेसिक इंडिकेटर्स, और समटाइम सिंपली इंडिकेटर भी इनको कह सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट है हमारा अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? जो क्या कहते हैं? ऑर्डर में चेंज, स्मेल में चेंज लेके आते हैं, उसको अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है वनीला हो गया, अनियन हो गया, क्लोव्स हो गया, तो ये सारे अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल के अंदर ऑर्डर में चेंजेस लेके आते हैं किसी सोल्यूशन में, किसी सब्सटेंस में। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एसिड और एसिड रिएक्ट विद द मेटल। जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बन के आता है? तो जब भी एसिड मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है
एक तो वो सॉल्ट बनाता है, दूसरा वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमेशा याद रखना, एसिड कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। रिएक्शन ऑफ द जिंक ग्रैनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। हम इसमें बताएंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस उसमें बनती है। कब? जब जिंक ग्रैनुअल्स को रिएक्ट करवाया जाता है एसिड के साथ। जो एसिड लिया गया है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता है डाइल्यूट एसिड और कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि पानी में एसिड डालते हैं, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होता है और साथ में थोड़ा सा क्वांटिटी हम एसिड की लेते हैं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, उसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी जो होती है एसिड की होती है और पानी की मात्रा बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू एसिड, तो उसको कंसनट्रेटेड एसिड होता है। और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कंसनट्रेटेड एसिड, जिससे अगर हम किसी एसिड में पानी मिक्स करते हैं ना तो उससे ब्लास्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको हमेशा डाइल्यूट एसिड ही यूज़ करना चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारी मात्रा में पानी में हमें एसिड को मिक्स करना चाहिए, ना कि एसिड में पानी मिक्स करते हैं। ओके, सो ये याद रखना डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे, मैंने अभी बताया कि जिंक ग्रैनुअल्स को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। अब बताओ कैसे बनेगी, कैसे पता लगेगा कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम, वी गेट पॉप साउंड ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हमें ना बबल्स बनेंगे ना, जो सॉफ्ट सोल्यूशन हमने डाला होता है उसमें बबल्स बनते हैं, बबल्स उड़ते हैं और बबल्स में पॉप साउंड की पॉप साउंड होता है, आवाज़ आती है। तो उससे जैसे लगता है क्रैकर्स हो रहे हैं ना, क्रैकर्स फट रहे हैं। तो वो चीज़ क्या होती है हमारी, इससे ये हमें कंफर्म होता है कि जो गैस हो उसमें बनी है दैट इज़ अ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनी है। नेक्स्ट हम करेंगे आगे, हमारा है टॉपिक, हाँ इसमें रिएक्शन दे रखी है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग है आपके 10th क्लास में, सो बैलेंसिंग कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है Na2ZnO2, तो इसमें Na 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम था, इधर आगे हमने 2 लगा दिया तो हमने बैलेंस कर दिया। Na भी हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इज 2 टाइम तो ऑक्सीजन भी 2 टाइम हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे भी 2 टाइम हो गया, बाकी जिंक तो ऑलरेडी 1 टाइम था तो 1 टाइम रह गया। तो इस तरीके से आपने बैलेंसिंग भी करनी है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट कैसे करती है और क्या बनता है? तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव द कोरेस्पॉन्डिंग, क्या क्या देती है वो? कोई भी मेटल कार्बोनेट है जो हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट्स है वो सारी एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाती है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और द वाटर, ये चीज़ें ही बनाती है। सो मेटल कार्बोनेट कोई भी हो सकती है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी हो सकती है। जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में सारा लिख के नोट्स तैयार किए, तो आप इससे लर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी थी आपकी बुक में, जिसमें टेस्ट ट्यूब में एक में आपको सोडियम कार्बोनेट डाला है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, उसके बाद इससे क्या रिएक्ट करके क्या बना है? NaCl, सोडियम क्लोराइड बना है, जो एक सोल्ट बना है, प्लस वाटर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो इसका मतलब है मेटल कार्बोनेट्स जो है वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करी तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसने दी है। टेस्ट ट्यूब सेकंड में भी वही चीज़ है, NaCO3 है जी। अब कौन सी? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या देगी? फिर से वही सॉल्ट देगी, वाटर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगी। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। अब अगर हम नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो चलेगा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करवाते हैं तो लाइम वाटर में, तो क्या बन के आता है? तो लाइम वाटर का फॉर्मूला ये है CaOH2। इसमें अगर हम जब रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और साथ में हमारा H2O बनता है। क्लियर? आगे हम चलते हैं
नेक्स्ट इज़ ऑन पासिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें और एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करवाते हैं, इससे रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा, ठीक है, जो क्या होता है पानी में एकदम सॉल्युबल होता है। और ये आपको पता है जो बेसिस होते हैं, एक बेसिस होता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है और कुछ ही सॉल्युबल होते हैं। जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो अल्कलीज कहलाते हैं। ओके, तो अदर देन काफ़ी सारे ऐसे बेसिस हैं जो क्या है पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो याद रखना जो सॉल्युबल होंगे बेसिस पानी में वो सारे अल्कलीज कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। अब CaCO3 ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको क्या क्या बोल सकते हैं? लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विच ईच अदर। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो हमेशा याद रखना बेस और एसिड कभी भी अपने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स है जो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? तो जनरल रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को ध्यान से देखना, ऑक्साइड इज़ लाइक ये है हमारे बेसिस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो अब इन्होंने घुमा के नाम लिखा है मेटल ऑक्साइड। जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट। अब देखो कॉपर ऑक्साइड है, अब आप समझो इस चीज़ को, ये क्या है? हमारा बेस है और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा डेफिनेटली सॉल्ट और वाटर बनेगा। द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। अब इसमें क्या है, जो ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन हमारा चेंज हो जाएगा, जो ब्लू ग्रीन कलर देगा। कॉपर जो होता है, कॉपर ऑक्साइड हमेशा ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए तो कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाएगा। सो CuOHCl जब रिएक्ट करते हैं तो CuCl2 प्लस H2O बेस वाटर और सॉल्ट देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लो, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। तो इस चीज़ को याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स बेसिस ही होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिड होते हैं। सो रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेस। अब नॉन मेटेलिक एसिड मतलब एसिड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब होता है एसिड। जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली अगर क्या है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो घुमा के ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो आपको अच्छे से समझ के करना है इसको। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑल द एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद द मेटल। जितने भी एसिड्स हैं जब क्या करते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को जनरेट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन एक्टिविटी था, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ द एसिड्स बट विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं बल्ब तब ग्लो करेगा जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बट ग्लूकोज अगर किसी सोल्यूशन में ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन डाल देते तो उससे हमारा बल्ब जो है वो नहीं ग्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। सो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। सो बल्ब कब ग्लो करता है और ये क्या इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो है लाइक कि कुछ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट है, तभी वो बल्ब जो है ग्लो करेगा। सो द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सोल्यूशन बाय आयंस। तो इससे पता लगता है सिंस द कटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, कटायंस होते हैं हमारे एसिड्स में, दिस सजेस्ट दैट द एसिड
produce the hydrogen ions H positive in solution which are responsible for the acidic properties. तो जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है बल्ब तो बल्ब ग्लो करता है. ग्लूकोज और अल्कोहल के सोल्यूशन में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती क्योंकि उसमें H पॉजिटिव जो कटायन आयंस है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, वो प्रेजेंट नहीं होता है ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन में. बट एसिड्स में उनके जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो करते हैं जिससे वो बिजली को जनरेट करते हैं और हमारा बल्ब ग्लो करता है. नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपन टू एन एसिड और द बेस इन अ वाटर सोल्यूशन. एसिड और बेस के साथ क्या होगा जब वो वाटर सोल्यूशन में रिएक्ट करेगा. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं H3O पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव. इसको बोलते हैं हमारे हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव. हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स. और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कहते हैं एग्जिस्ट करते हैं. दिस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन इज दिस लाइक दैट फिगर H पॉजिटिव और द हाइड्रोनियम आयंस लाइक H3O पॉजिटिव. सो H पॉजिटिव अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन आयंस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं. सो एसिड गिव द हाइड्रोनियम आयंस और द H पॉजिटिव आयन इन द वाटर. जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है हाइड्रोनियम आयंस और H पॉजिटिव आयंस. सो व्हाट विल हैपन व्हेन बेस इन द इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर. अगर बेसिस पानी में डिजॉल्व हो जाए तो क्या होगा. सो NaOH जो बेस है पानी में जब डिजॉल्व होता है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आयंस देते हैं. तो इसी तरीके से ये ब्रेक होके K पॉजिटिव OH नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमारे इस तरीके से आयंस बनाते हैं. सो bases generate the hydroxide ions in the water. Bases which are soluble in water are called alkalis. जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया alkalis क्या होते हैं. all the bases do not dissolve in the water but if some bases are dissolved in the water they are called the alkalis. So they are soapy to touch and bitter in taste and they are very corrosive. So never taste or touch them as they may cause harm. So this is very dangerous to touch or taste it. Okay, so be careful to use it.